बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर 4 और इसका ये पार्ट 1 है। आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 को। पिछले यकीनन आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है वो देख लिए होंगे। तो अब चैप्टर 4 को हम स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल सीक्वेंस में अगर आप चलते जाएंगे तो यकीन जानिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी नहीं होती है। दूसरा, अब आपने इसको गौर से समझ लेना है, सुन लेना है इसके एमसीक्यूज़ वगैरह, क्योंकि लास्ट में हम एक छोटा सा टेस्ट भी रखते हैं जिसका मकसद ये होता है कि आपकी साथ साथ प्रिपरेशन होती चली जाए। वीडियो के अंदर ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से भी जहाँ आपके लिए आसानी रहे तो प्रिपरेशंस होती रहे। और ख़ास तौर पर जो टीचर साहिबान हैं उसको भी मैंने नज़र में रखा है कि वो भी इन लेक्चर से काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। ऑब्वियसली अगर किसी ने लेक्चर प्रिपेयर करना है तो ये उसको ऑब्वियसली हेल्प करेगा। आइए हम शुरू करते हैं, बात करते हैं यहाँ से। तो जल्दी से कोशिश करेंगे, जल्दी से हम इसको कर लें। थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन जल्द हम कोशिश करेंगे इसको कवर अप कर लें। ले जी, बात कर रहा है कि देयर केम टू हिम, यहाँ वो चिप्स के बारे में ही बात कर रहा है कि देयर केम टू हिम यानी उसकी तरफ आए, stirred by the warmth of the fire and the gentle aroma of tea, 1,000 tangled recollections of old times। अब यहां पर अगर इस सेंटेंस को यहां से लेकर यहां तक पढ़ा जाए और हम साथ साथ इसको समझने की कोशिश करें तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि देयर केम टू हिम स्टिर्ड बाय द वार्मथ। तो ये यहां से कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि देयर केम टू उसकी तरफ आया, स्टिर्ड बाय द वार्मथ ऑफ फायर। तो यहां से लगता है कि क्या आया, स्टिर्ड क्या चीज़ है। इनफैक्ट ये ऐसा नहीं है। ये जैसे मैंने शुरू के वीडियो में बताया कि वो क्या करता है कि कुछ फ्रेज होती है जिसको वो कोई से दो फ्रेजेस के दरमियान वो उसको रख देता है, तो ऑब्वियसली फिर वो एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देती है। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि देयर केम टू हिम 1,000 टैंगल्ड रिकलेक्शंस ऑफ ओल्ड टाइम्स। यानी इनफैक्ट ये क्या है कि देयर केम टू हिम 1,000 टैंगल्ड रिकलेक्शंस ऑफ ओल्ड टाइम्स। और ये कैसे आए? Stirred by the warmth of the fire and gentle aroma of tea। अब आप इसको इस तरह भी पढ़ लोगे तो आपको समझ लग जाएगा कि there came to him stirred by the warmth of the fire and the gentle aroma of tea, 1,000 tangled recollections of old time। सुकून से आपने समझ लेना है क्योंकि थोड़ा सा एक टाइम लगता है चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, बाकी तो चीज़ क्लियर हो जाएगी। मतलब क्या है कि उसकी तरफ आए हजारों, टैंगल्ड का मतलब उलझे हुए, रिकलेक्शंस ख्यालात, ऑफ ओल्ड टाइम पुराने वक्त के, यानी पिछले दौर के हजारों उलझे हुए ख्याल उसकी तरफ आए। कैसे आए? स्टिर्ड। स्टिर्ड का मतलब होता है मुतहर्रिक होना या किसी चीज़ का पॉपअप होना, फौरन से किसी चीज़ का जहन में आ जाना, जो कि मुतहर्रिक हुए थे बाय द वार्मथ ऑफ द फायर। वार्मथ ऑब्वियसली गर्मी या उसको तपश को हम कहेंगे, ऑफ द फायर यानी सर्दी का मौसम था तो वो आग जल रही थी तो उससे तपश जब उसने महसूस की। एंड द जेंटल एरोमा ऑफ टी, एरोमा कहते हैं खुशबू को, जेंटल का मतलब यानी खुशगवार खुशबू, ऑफ टी चाय, यानी एक तो चाय है, साथ सर्दी का मौसम है, साथ आग जल रही है तो उससे वो तपश ले रहा है। साथ चाय की जब खुशबू आई तो वो पुराने अपने हज़ारों उलझे हुए ख्यालात के अंदर चला गया। और ये ख्यालात जो आए थे, ये जो मुतहर्रिक हुए थे, स्टिर्ड हुए थे, ये दो चीज़ों की वजह से हुए, वार्मथ ऑफ फायर एंड द जेंटल एरोमा ऑफ टी। वार्मथ ऑफ फायर एंड द जेंटल एरोमा ऑफ टी, इसने स्टिर्ड किया था। आप इसको इस तरह करोगे, इन्होंने स्टिर्ड किया था। क्या किया था स्टिर्ड किन चीज़ों को? 1,000 टैंगल्ड रिकलेक्शंस ऑफ ओल्ड टाइम्स। नाउ इफ यू read that particular sentence you would probably be easily understand it. For example, there came to him stirred by the warmth of the fire and the gentle aroma of tea, 1,000 tangled recollections of old times। तो आपको समझ लग जाएगा कि उसके जहन के अंदर हजारों उलझे हुए ख्यालात जो थे वो उभर कर आए, जो कि आग की तपश और चाय की खुशबू ने पैदा किए थे। तो ये उसके जहन के अंदर आ गए। और वो क्या ख्याल थे? स्प्रिंग, मौसम बहार। और फिर स्प्रिंग में आगे वो कहते हैं द स्प्रिंग ऑफ 1896, 1896 का मौसम बहार का मौसम। एंड ही वॉज 48, वो 48 साल का था। एन एज एट विच अ परमानेंस ऑफ द हैबिट्स बिगेन टू बी प्रेडिक्टेबल, यानी एक ऐसी उम्र जिसके ऊपर आदतों की जो परमानेंस है, यानी उसकी जो पुख्तगी है, उसको आसानी से जांचा जा सकता है कि इस उम्र में इस इंसान की ये आदतें हो सकती हैं। जैसे ऑब्वियसली एज के साथ साथ होती हैं कि एक ख़ास उम्र में जो आदतें पड़ जाती हैं, तो वो कहता है कि ऐसी उम्र के हिस्से में था जिसमें उसकी आदतों के बारे में ये देखा जा सकता था कि अब उसकी आदतें क्या होंगी, यानी उसकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी। ही हैड जस्ट बीन अपॉइंटेड हाउस मास्टर, उसको अभी अभी जो है वो
हाउस मास्टर अपॉइंट किया गया था, यानी हॉस्टल का जो इंचार्ज था वो उसको बना दिया गया था। हाउस की मुराद यहाँ पर ब्रूकफील्ड स्कूल है, और उसको जो था, चूंकि बोर्डिंग स्कूल था तो जो हॉस्टल था उसका असल में उसको इंचार्ज बना दिया गया था, तो उसको यानी हॉस्टल का इंचार्ज अभी अभी जो है वो बना दिया गया था। विद दिस, इसके साथ एक तो ये वो इंचार्ज बन गया था, हाउस मास्टर बन गया था, एंड हिज क्लासिकल फॉर्म्स, और उसकी वही पुरानी क्लासिकल तौर तरीके, इसके साथ ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ, उसने अपने लिए बना लिया था अ वॉर्म। वॉर्म का मतलब यानी एक पुरसकून लतीफ़ किस्म का, एंड अ बिजी कॉर्नर ऑफ लाइफ, और एक मसरूफियत का कोना ज़िंदगी का, यानी उसने अपने लिए एक लतीफ़ और एक मसरूफियत का कोना जो था वो ज़िंदगी में अपने लिए पैदा कर लिया था। यानी अब वो हाउस मास्टर भी बन चुका था 48 साल की उम्र में, और दूसरी बात ये थी कि अब उसका क्लासिकल फॉर्म्स तो पहले ही थी, तो उसने सोचा कि अब ये एक ज़िंदगी है, इसके मुताबिक अब ज़िंदगी को गुजारना है। ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, यानी गर्मी की छुट्टियों के दौरान ही वेंट अप टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, वो चला गया लेक डिस्ट्रिक्ट विद रॉडन। रॉडन इज द पर्सन, ये उसका दोस्त है, कुलीग है, यानी अपने एक रफीक कार के साथ या अपने एक दोस्त के साथ, रॉडन के साथ वो जो था वो लेक डिस्ट्रिक्ट गर्मी की छुट्टियों पर चला गया था। दे वॉकड एंड क्लाइम्ड फॉर अ वीक, वो सैरें करते रहे, वॉकड मतलब सैरें करते रहे, एंड क्लाइम्ड और कोपैमानी करते रहे, यानी पहाड़ों पर चढ़ते रहे, फॉर अ वीक तकरीबन एक हफ्ते तक के लिए। अनटिल, यहाँ तक कि रॉडन हैड टू लीव सडनली ऑन सम फैमिली बिजनेस, यहाँ तक कि जो रॉडन था उसको अपने कुछ खानदानी मामलात थे जिसकी वजह से उसको वापस आना पड़ा अचानक से। सडनली लीव ऑन सम फैमिली बिजनेस, चिप्स स्टेड ऑन अलॉन एट द वेस्डेल हेड, लेकिन चिप्स वहाँ पर जो वेस्डेल हेड था वहाँ पर ठहरा रहा, वेयर ही बोर्डेड इन द स्मॉल फार्म हाउस, जहाँ पर वो रिहाइश पजीर हो गया। बोर्डेड का मतलब होता है यानी रिहाइश रख लेना या क़याम कर लेना, तो जहाँ पर उसने एक छोटे से फार्म हाउस के अंदर अपनी रिहाइश जो थी वो रख ली थी वेस्डेल हेड के अंदर। तो यानी वो गए थे लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इलाका है वेस्डेल हेड, वहाँ पर, और एक छोटा सा फार्म हाउस था, वहाँ पर उसने अपनी रिहाइश रख ली थी, और जो रॉडन था वो वापस आ गया था। तो रॉडन कौन था? यानी एक कुलीग था जो उसके साथ गर्मी की छुट्टियाँ मनाने के लिए वो लेक डिस्ट्रिक्ट चिप्स के साथ गया था। तो ये भी एक कैरेक्टर है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस वगैरह आ सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ लगी होगी, यानी उसने एक यादों की बात की है कि वो आग के पास बैठता था चाय की प्याली लेकर, तो उसकी हज़ारों उलझे हुए ख्यालात उसके जहन के अंदर आ जाते थे। फिर उसने उसकी उम्र के बारे में बात की है, और उसके बाद फिर वो कहता है कि वो हाउस मास्टर बन गया था 48 साल की उम्र के अंदर, और फिर उसने एक अपने लिए आसानी का एक रास्ता निकाल लिया था, और फिर वो गर्मी की छुट्टियों के अंदर वो चले गए सैर पर, और वहाँ पर ये उसने यहाँ पर बात कर दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, और वो बात क्या कर रहा है कि वन डे क्लाइंबिंग ऑन द ग्रेट गैबल। ग्रेट गैबल इज द नेम ऑफ द माउंटेन, यानी ये पहाड़ का नाम है जिस पर वो चढ़ रहा था। दोस्त वापस आ गया था तो वो चढ़ रहा था वहां पे। वन डे, एक दिन, क्लाइंबिंग ऑन द ग्रेट गैबल, यानी ग्रेट गैबल पहाड़ पर वो चढ़ रहा था। ही नोटिस्ड, उसने देखा, अ गर्ल वेविंग एक्साइटेडली फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग लेज। उसने देखा कि एक लड़की है जो बहुत ही जोशो खरोश के साथ हाथ हिला रही है, फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग लेज, एक खतरनाक नजर आने वाली। लेज का मतलब है यानी चट्टान का बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा, यानी वो चट्टान थी तो उसके एक तरफ थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ था हिस्सा, उस पर वो खड़ी थी और वो जोशो खरोश के साथ हाथ हिला रही थी। थिंकिंग शी वॉज इन द डिफिकल्टीज, वो सोचता है कि शायद वो कुछ मुश्किलों में थी। He hastened toward her, but in doing so slipped himself and wrenched in his ankle. ये सोचते हुए, thinking she was in the difficulty, कि वो ये सोचते हुए कि वो मुश्किल में था, he hastened toward her, वो उसकी तरफ लपका, but in doing so slipped himself and wrenched his ankle, वो खुद उसका पाँव फिसल गया और उसकी अपने ही जो टखना था उसके अंदर चोट आ गई। तो यहां तक समझ लगी होगी आपको कि he hastened का मतलब है rushed, मतलब वो तेजी की, उसने देखा कि वो तो मुश्किल में है तो वो उसकी तरफ गया उसकी मदद करने के लिए। इनफैक्ट वो असल में उसकी तरफ जाना चाह रहा था, बट डूइंग सो, लेकिन ऐसा करने में स्लिप्ड हिमसेल्फ, वो तो खुद ही फिसल गया। और रेंच ये वही है जो हम रेंच यूज करते हैं, तो वो यानी यहाँ पर मोच आ गई उसकी, यानी उसका वो पाँव मुड़ गया। ठीक है, तो उसका जो टखना था, पाँव का जो ऊपर हिस्सा होता है, तो वहां पर उसको जो है वो मोच आ गई। तो एज इट टर्न आउट, लेकिन जैसे ही आगे जाके सफ़ा पलटता है, या एज इट टर्न आउट, लेकिन जैसे ही आगे जाके बात पता चलती है, एज इट टर्न आउट, जैसे ही आगे जाके बात पता चली, शी वॉज नॉट इन डिफिकल्टीज एट ऑल, वो तो किसी तरह की भी मुश्किल में नहीं थी।
ये तो उसको लगता था कि वो मुश्किल में, वो तो किसी तरह की मुश्किल में थी ही नहीं, बट वॉज मेरली अ सिग्नलिंग टू अ फ्रेंड फर्दर डाउन द माउंटेन। लेकिन वो तो पहाड़ से काफी नीचे खड़ी अपने दोस्त को हाथ का इशारा कर रही थी। शी वॉज एन एक्सपर्ट क्लाइंबर, वो तो खुद एक बड़ी ही माहिर कोपैमा थी, यानी पहाड़ों पर चढ़ना वो तो उसमें एक्सपर्ट थी। यानी जिस वो लड़की की वो मदद असल में करने जा रहा है उसकी बात हो रही है। बेटर इवन दैन चिप्स, और वो चिप्स से तो कई गुना बेहतर थी। ही वॉज प्रिटी गुड, वो बस ठीक था, यानी बस उसका गुजारा था, लेकिन वो तो बहुत ही एक्सपर्ट थी। दस ही फाउंड हिमसेल्फ द रेस्क्यूड इंस्टेड ऑफ रेस्क्यूअर, इस तरह उसने अपने आप को मदद लेते हुए पाया बजाय कि वो उसकी मदद करता। यानी उसने अपने आप को बचाओ लिया, उसने अपने आप का बचाव लिया बजाय कि वो उसका बचाव करता। रेस्क्यूड इंस्टेड ऑफ रेस्क्यूअर, यानी वो बजाय उसकी मदद करता उसने उल्टा उससे मदद ली या उससे उसको मदद लेनी पड़ गई। नाइदर रोल वॉज वन फॉर विच ही हैड मच relish, नाइदर रोल, इनमें से कोई भी किरदार, नाइदर रोल का मतलब है ना ये ना ये, ना वो मदद करना चाहता था ना वो मदद लेना चाहता था। तो नाइदर रोल वॉज वन, इनमें से कोई भी किरदार ऐसा नहीं था फॉर विच ही हैड मच relish, जिसका उसको बहुत कोई relish हो, बहुत शौक हो, इनमें से उसको किसी भी शौक नहीं था, ना वो मदद करना चाहता था ना वो मदद लेना चाहता था। फॉर ही डिड नॉट, ही वुड हैव सेड केयर फॉर वोमेन। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर वही बात है कि जो वो फिट करता है, एक फ्रेज बीच में ला के फिट कर दी। ये असल में वो क्या है, फॉर ही डिड नॉट केयर फॉर वोमेन, ही वुड हैव सेड, मतलब कि वो कहा करता था कि ही डिड नॉट केयर फॉर वोमेन, उसे औरतों की परवाह नहीं है, उसको औरतों की कोई परवाह नहीं है। ही नेवर फेल्ट एट होम आर एट ईज विद देम, उसको उनके साथ भला नहीं लगता था, आसानी नहीं लगती थी, मतलब वो उनके साथ कुछ अच्छा महसूस नहीं करता था। मतलब वो एक होता ना कि किसी के साथ बैठे तो आपको अच्छा फील होता, तो उसको उनके साथ अच्छा फील नहीं होता था। दैट एंड दैट मॉन्स्टर्स क्रीचर बिगिनिंग टू बी टॉक्ड अबाउट, और इस खौफनाक, मॉन्स्टर्स कहते हैं खौफनाक, क्रीचर मखलूक, यानी वो औरत की बात कर रहा है कि इस खौफनाक मखलूक के बारे में तो बातें होना शुरू हो गई थी। बिगिनिंग टू टॉक्ड अबाउट, इसके बारे में तो अब बातें होना शुरू हो गई थी। यानी एक दौर ऐसा था जिसके अंदर यही तरीकाकार था कि यानी जो मर्द हजरात थे वो ज़्यादा एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक्टिव होते थे, और औरत जो थी ये ख़ास घर तक महदूद थी। लेकिन उसके बाद फिर ये जंग अजीम जब ये स्टार्ट हुई, तो उसके बाद जब तादाद कम होना शुरू होगी मर्दों की, तो उसके बाद एक ख़ास ज़रूरत पड़ी। एक ये रीज़न है, और उसके अलावा भी कई ऐसी फील्ड्स थी जहाँ पर औरत की ज़रूरत पड़ी, तो ऑब्वियसली फिर औरत को घर से निकलकर एक प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर इन होना पड़ा। तो बहस तो ये बहुत सारी बनती है, लेकिन हम उस चीज़ की तरफ नहीं जाते। लेकिन ये था कि वो कहता है कि 19वीं जो सदी है इसके अंदर जो था औरत के बारे में तो बात होना शुरू हो गई थी। द न्यू वुमेन ऑफ द 90s, यानी 19वीं सदी के आखिरी अशरे की औरतों के बारे में। फिल्ड हिम विद हॉरर, और ये उसको खौफ से भर देती थी, यानी ये उसको खौफ ज़्यादा कर देती थी कि 19वीं सदी के आखिरी अशरे की, यानी 1990s के, यानी 1890 96 इस तरह करके 19वीं सदी के आखिरी जो अशरा होता था उसके अंदर जो औरतें थी उसको खौफ से भर देती थी, क्योंकि वो कहता था कि ये बहुत ही कोई मॉडर्न किस्म की है, और चिप्स इतना मॉडर्न नहीं था। ले जी आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो वो कहता है कि ही वॉज अ क्वाइट मतलब वो खामोश था, कन्वेंशनल पर्सन, वो एक रवायती किस्म का इंसान था, खामोश तबीयत का था। एंड द वर्ल्ड व्यूड फ्रॉम द हेवन ऑफ द ब्रूक फील्ड, और जब वो उसको हेवन ऑफ द ब्रूक फील्ड, जब वो उसको ब्रूक फील्ड के एंगल से, जाविये से जब उसको वो देखता था, seemed to him full of the distasteful innovations, तो उसको नजर आती थी full of the distasteful innovations। distasteful का मतलब है जिनकी लज्जत ही ना हो, ऐसी innovations का मतलब यानी जो ऐजादें हैं। तो उसको जब वो यानी जब वो अपनी ब्रूक फील्ड की नज़र से इस दुनिया को देखता था, तो उसके अंदर उसको यानी डिस्टेस्टफुल यानी ना भाने वाली जो इनोवेशंस थी, जो ऐजादात थी, वो उसको नज़र आती थी कि इनकी कुछ ज़रूरत नहीं है, ये जो नई नई ऐजादात आ रही हैं। देयर वॉज अ फेलो नेम्ड बर्नर्ड शॉ, एक दोस्त, एक फेलो मतलब एक शख्स था नेम्ड बर्नर्ड शॉ, जिसका नाम बर्नर्ड शॉ था, हु हैड द स्ट्रेंजेस्ट एंड द मोस्ट एप्रीहेंसिबल ओपिनियंस। एक शख्स था जिसका नाम बर्नर्ड शॉ था, हु हैड द स्ट्रेंजेस्ट एंड द मोस्ट एप्रीहेंसिबल ओपिनियंस, जिसके बड़े अजीबो गरीब किस्म की, एंड द मोस्ट रेप्रीहेंसिबल का मतलब है जो कि काबिल मुजम्मत हो, यानी जिसके ऊपर आप कह सकते हो ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ऑब्जेक्शनेबल। मोस्ट रेप्रीहेंसिबल ओपिनियंस, जिसके बड़े अजीबो गरीब किस्म के और काबिल मुजम्मत किस्म के राय होते थे। देयर वाज अ इब्सन, और एक इब्सन भी था।
टू विद हिज डिस्टर्बिंग प्लेज, जिसके बड़े ही डिस्टर्बिंग यानी एक हंगामा खेज किस्म के ड्रामे होते थे। एंड देयर वॉज द न्यू क्रेज फॉर द बाईसाइकिलिंग। असल में ये दो शख्स थे, बर्नार्ड शॉ और इब्सन। ये मॉडर्निज्म के ऊपर बात करते थे और ये कैथरीन जो थी इसको ये बहुत पसंद थे, क्योंकि ये मॉडर्निज्म को पसंद करती थी और चिप्स को ये दोनों ही अच्छे नहीं लगते थे। वो सिर्फ डिटेक्टिव नॉवेल्स वगैरह जो था वो पढ़ा करता था। अच्छा, अब आगे वो क्या बात कर रहा है, कहता है कि एंड देयर वॉज द न्यू क्रेज फॉर द बाईसाइकिलिंग विच वॉज बीइंग टेकन अप बाय द वुमेन इक्वली। और एक नया जुनून था, क्रेज, एक नया जुनून था वो द बाईसाइकिलिंग, साइकिल चलाएं। उस दौर में नई नई साइकिल आई थी तो लोग साइकिल चलाते थे। जैसे हर दौर में एक नई इन्वेंशन आती है, तो 1896 के अंदर कहते हैं नई नई साइकिल आई थी तो मर्द तो चलाते ही चलाते थे, लेकिन औरतें भी उनके साथ बराबर शाना बशाना उनके साथ साइकिलें चलाती थी। ये एक बड़ा जुनून था, न्यू क्रेज, एक नया जुनून था साइकिलें चलाने का, मर्दों के साथ बराबरी की बुनियाद पर औरतों का। ये भी उसको अच्छा नहीं लगता था। चिप्स डिड नॉट होल्ड विद ऑल दिस मॉडर्न न्यूनेस एंड द फ्रीडम। वो तमाम ये जो नई ईजादात थी, जो मॉडर्न नई ईजादात और ये जो आज़ादी थी, इसके साथ वो चल नहीं सकता था। मतलब उसको ये नहीं अच्छा लगता था कि औरतें साइकिलें चलाएं, औरतें घर से बाहर निकलें, या ये इतनी मॉडर्न हो जाएं। तो बर्नार्ड शॉ और इब्सन, ये उसके इन शख्सों के ख्याल जो थे वो उसको अच्छे नहीं लगते थे। आगे वो लास्ट जो पैराग्राफ इसके अंदर बात कर रहा है, इनफैक्ट इस स्लाइड का लास्ट पैराग्राफ, ही हैड अ वेग नोशन। उसका एक वेग का मतलब है गैर वाजिया, अनक्लियर। ही हैड अ वेग नोशन, नोशन ख्याल, उसका एक गैर वाजिया ख्याल था। इफ ही एवर फॉर्मुलेटेड, जो उसने कभी शायद बनाया हो, कभी उसका वाजिया हुआ हो, दैट नाइस वुमेन, ये वो सोचता था, यानी उसको ने कभी उसको वाजिया तौर पे तो वो नहीं कर पाया, लेकिन वो उसको सोचा करता था। गैर वाजिया उसका ख्याल ये जहन में रहता था कि द नाइस वुमेन वर वीक, कि जो खूबसूरत औरतें होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, टिमिड, डरपोक होती हैं, एंड द डेलिकेट, और वो नाजुक बहुत होती हैं। एंड दैट नाइस मैन, और अगर खूबसूरत आदमी हो, अच्छे आदमी, ट्रीटेड दैम विद द पोलाइट, और जो शरीफ लोग होते हैं, यानी जो नाजुक किस्म के या खूबसूरत किस्म के, जो असल में खूबसूरत किस्म के नाइस मैन खूबसूरत किस्म के जो आदमी हैं, दे ट्रीट दैम विद अ पोलाइट, वो उनको बड़े ही पोलाइट तरीके से, यानी एहसन तरीके से, अदब के साथ उनको जो है वो मिलते हैं या बात करते हैं। ट्रीटेड दैम, उनको बात करते हैं बहुत ही एहसन तरीके के साथ, बट रादर डिस्टेंट शिवलरी, लेकिन वो दूर से ही शराफत से गुजर जाते हैं। शिवरली कहते हैं शराफत को, शिवलरी। डिस्टेंट मतलब फासले से, यानी उनके साथ वो पेश तो बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ आते हैं। यानी जो नौजवान शख्स है वो इस दौर की औरतों के साथ, वो ये कहना चाहता है, ये उसका ख्याल था चिप्स का, कि वो जो थे वो उनके साथ बहुत ही अदब के साथ पेश आते हैं, लेकिन इंतहाई शराफत के साथ जैसे उनको नज़र आ जाती है तो वो दूर से ही गुजर जाते हैं, क्योंकि वो एक शाइनेस होती है ना, तो वो शाइनेस की वजह से, यानी एक खौफ एक तरह का, या जैसे एक महसूस हो जाता है किसी चीज़ का, तो वो उनको ऐसे लगता था कि इन्हें इनसे बात ही नहीं करनी। ही हैड नॉट therefore expected to find a woman on the great gable। इसलिए चिप्स ने, यहाँ ही से मुराद चिप्स है, कि उसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह की कोई खातून जो है, कोई औरत जो है वो ग्रेट गैबल पर मिल जाएगी उसको। बट हैविंग एनकाउंटर्ड का मतलब है यानी उसका सामना हो गया, हैविंग एनकाउंटर्ड वन हु सीम टू नीड मस्कुलिन हेल्प, लेकिन उसका सामना तो ऐसी से हो गया जिसको एक मर्द की मदद की जरूरत थी। It was even more terrifying that she should turn the table by helping him। जिसको वो समझता था कि मर्द की मदद की जरूरत है उसे, इट वॉज इवन मोर टेरिफाइंग, लेकिन ये तो और भी ज्यादा खौफनाक बात थी, दैट शी शुड टर्न द टेबल बाय हेल्पिंग हिम, कि उसने उसकी उल्टा मदद करके, उसने तो काया ही पलट दी, उसने तो पूरे के पूरा रुख ही बदल दिया। मतलब कि एक क्या था कि उसने सोचा था कि ये जो है औरत जो है उसको मर्द की जरूरत है, और वो मदद करने के लिए गया, लेकिन उल्टा उसने तो काया पलट दी, तो उसने उल्टा उस मर्द की मदद कर दी। तो ये वो ये कहना चाहता है, टर्न द टेबल का मतलब है यानी काया ही पलट दी या रुख ही बदल कर रख दिया। फॉर शी डिड, और उसने ऐसा किया था। शी एंड हर फ्रेंड हैड टू, और उसे और उसकी दोस्त को ऐसा करना पड़ा था। ही कुड स्केर्सली वॉक, वो तो बड़ा मुश्किल, स्केर्सली मतलब मुश्किल से, वॉक का मतलब चल सकता था, वो बड़ा मुश्किल से ही चल सकता था। एंड इट वॉज अ हार्ड जॉब ऑफ गेटिंग हिम डाउन द स्टीप ट्रैक्स टू द वेस्डेल, और उसे इस खतरनाक, स्टीप का मतलब है यानी तिरछे रास्ते से, यो पहाड़ के तिरछा जो रास्ता था उसे वेस्डेल तक लेकर आना हार्ड जॉब थी, एक सख्त या मुश्किल काम था। कि ये दोनों उन लड़कियों ने उसे कोई सहारा वगैरह देकर और उसे नीचे बड़ी मुश्किल से, यानी वो लड़की ऑब्वियसली पहले नीचे खड़ी थी, पहले वो ऊपर गई होगी और उसके बाद फिर उसे सहारा देकर फिर उसे नीचे लाए होंगे, तो कहता कि काफ़ी एक
मुश्किल काम था। तो यहाँ तक आपको लगी होगी समझ, और इसके अंदर जो अंडरलाइन बोल्ड किए गए अल्फाज हैं उसके अब नीचे ये मीनिंग है, इसको अच्छी तरह देख लीजिए और इनको देखने के बाद एक बार पैराग्राफ को खुद एक बार पढ़ लीजिएगा 1 से 2 मिनट के अंदर। अगर आपको समझ आता है तो दैट्स गुड, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत है और साथ उसको दोबारा से, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है कि इसको आप सुन रहे हो या ऐसे कर रहे हो तो इससे चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन आप जब तक खुद नहीं करोगे एक बार शुरू में, ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा। आपको एक बार वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार सुननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर टेस्ट होगे, तो तब जाके ये चीज़ें आसान होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। ले जी, स्टिर्ड। स्टिर्ड का मतलब होता है मुतहर्रिक होना किसी चीज़ का, अचानक से किसी चीज़ का आना। क्विकेंड, स्टिमुलेटेड, मोटिवेटेड, एक्साइटेड, एनकरेज्ड, तो ये इसका मीनिंग बनेगा। एरोमा, एरोमा कहते हैं स्मेल, सेंट, ओडोर, फ्रेग्रेंस यानी खुशबू, एरोमा ऑफ टी, ठीक है, चाय की खुशबू। टैंगल्ड, ट्विस्टेड, नॉटेड, उलझे हुए, टैंगल्ड रिकलेक्शंस, 1000 टैंगल्ड रिकलेक्शंस, यू नो। तो रिकलेक्शंस, मेमोरी, रिमेम्बरेंस, यादें। प्रिडिक्टेबल, फोर्सिएबल, जिसको देखा जा सके, जिसको एक्सपेक्ट किया जा सके, एंटिसिपेट किया जा सके। काबिल पेशन गोई का मतलब जिसकी पेश गोई की जा सके, जैसे फोरकास्टिंग होती है ना, तो ये इसी तरीके से फोर्सिएबल, प्रिडिक्टेबल। बोर्डेड का मतलब है लिव, लॉज, हैव रूम्स, रहना, रिहाइश रखना, ये बोर्डेड है। लेज, लेज प्रोजेक्शन या नीश, किनारा, ठीक है, यानी वो डेंजरस लुकिंग लेज जो उसने ऊपर बात की है, डेंजरस लुकिंग लेज, तो ये वो है। हेस्टेंड, हेस्टेंड का मतलब हरी, गो फास्ट, रश, जल्दी करना। रेंच्ड, स्प्रेन, ट्विस्ट, स्ट्रेन, मोच आना। रेस्क्यूड, सेव्ड, रिलीज्ड या बचा लेना। रेस्क्यूड बचा लेना और रेस्क्यूअर बचाने वाला। सेवर, प्रिजर्वर, बचाने वाला। रेलिश, डिलाइट, प्लेजर, लाइकिंग, शौक, ठीक है, मतलब उनको वो बात करते हैं ना, उन दोनों किरदारों में से किसी की भी शौक नहीं था, यानी ना वो रेस्क्यूड होना चाहता था ना वो रेस्क्यूअर, उसको किसी का भी शौक नहीं था, रिलिश नहीं थी उसको। मॉन्स्ट्रस, हॉरिबल, फ्राइटफुल, खौफनाक, रेप्रीहेंसिबल, शेमफुल, ऑब्जेक्शनेबल, डिस्ग्रेसफुल, काबिल मुजम्मत। वेग, अनक्लियर, ब्लरी, डिम, गैर वाजिया। टिमिड, शाय, अफ्रेड, कोविडिस, एंड नर्वस, डरपोक, शर्मिला। शिवलरी, कर्टेसी, पोलाइटनेस, अदब या शराफत। शिवरली, शराफत, शराफत, शिवरली। टर्न द टेबल, एल्टर, चेंज, रिवर्स, रुख बदलना या काये पलट देना। तो ये हैं जी वो अल्फाज जिसका आप उर्दू, अब आप इसका तरीकाकार वही है कि आप एक इंग्लिश का वर्ड लें, उसकी आप ये मीनिंग देखें, फिर इस मीनिंग को आप बोलें, फिर आप इसको गेस करें। जैसे एल्टर, टर्न द टेबल, टर्न द टेबल, एल्टर। चेंज, टर्न द टेबल। आप दो हो सकते हैं, मतलब कोई फ्रेंड्स वगैरह, उसके साथ आप उसको कहिए कि वो एक लफ्ज़ बोले, फिर आप उसका मीनिंग बताओ, वो मीनिंग बताए, आप उसका बैक पे वर्ड बताओ, उसका उर्दू बताओ, उर्दू बोलो तो फिर उसका इंग्लिश बताओ। तो इस तरह करके ये प्रैक्टिस जब आप करोगे तो ऑब्वियसली ये साथ साथ चीज़ें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से चीज़ें हो जाएंगी। सिर्फ वो बात आएगी करने, जब आप करने बैठोगे तो चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी, जब रुक जाएंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम, यहाँ ज़्यादा असल में टाइम निकल जाता है जहाँ हम किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं करते। वंस यू स्टार्टेड तो थिंग्स विल स्टार्टेड मूविंग, वो चीज़ें हरकत करना शुरू हो जाती हैं और वो जल्दी से ही हो जाती हैं। ले जी, ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको इसकी समझ लगी होगी। बाकी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन इसका टाइम टू टाइम आता रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया।